बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से सही उत्तर चुनिए। और पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है बच्चों, और इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा, यानी कि ख वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों पहले प्रश्न का सेकंड पार्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। और इसके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। क वाला है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, और यहाँ पर है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी कि आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों पहले प्रश्न का थर्ड पार्ट है, यहाँ पर पूछा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। और ये हैं इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर, चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार। तो यहाँ पर आपको एक सही विकल्प चुनना है, और उत्तर होगा आपका ग नेपाल, यानी कि ग वाला आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों पहले प्रश्न का फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर पूछा है ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है आपके लिए, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दीव और दमन। तो यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं उत्तर में लक्षद्वीप। अगला पार्ट है, यहाँ पर आपको पूछा है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है। तो यहाँ पर भी आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, कौन सा, ताजिकिस्तान। आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर आपका। इसमें पूछा है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो इस तरह से आप दूसरे प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट है, और उसमें पूछा है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरे प्रश्न का थर्ड पार्ट है, और यहाँ पर पूछा है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश, और हेडिंग डाल के लिख सकते हैं बच्चों पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे हमारे उत्तरी पड़ोसी देश चीन, तिब्बत, नेपाल एवं भूटान। इसके बाद फिर लिखेंगे हमारे उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश, और यहाँ पर लिखेंगे म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर अगला पार्ट है यहाँ पर, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। उत्तर में आप लिख सकते हैं कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। पृथ्वी
एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भाग के बीच समय का 2 घंटे का अंतर है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। आई बात समझ में? थोड़ा उत्तर इसका बड़ा है, लेकिन अच्छे से याद करें बच्चों, समझें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न यहाँ पर, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? और उत्तर में आप लिख सकते हैं, भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा है, अर्थात भूमार्ग एवं पर्वतीय दर्रों की सहायता से, वही भाग इसे उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर के अंदर दूर तक चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल एवं थल मार्ग से विचारों एवं सामान का आदान प्रदान में सहायता प्रदान की है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग मिलता था। उपनिषदों, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों, भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली संबंधित विचार इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा था। मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत से अन्य देशों में ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्तिकला, पश्चिम एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है, और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराता है। तो ये था बच्चों यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर। आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मानचित्र कौशल की, और यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। और फर्स्ट है यहाँ पर आपके लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। इसके बाद सेकेंड है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। और थर्ड है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। और अगला है यहाँ पर, भारतीय दक्षिणी मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु बताना है आपको। और फिर है भारत का सबसे उत्तर अक्षांश, और अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि तथा भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। ये आपको सब यहाँ पर बताना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार से एक मानचित्र आपको देखने को मिलेगा भारत का, और आप इसमें सारी स्थितियाँ देख सकते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यहाँ पर लक्षद्वीप। सेकंड के लिए लिखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप बनाने वाले देश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसी प्रकार से थर्ड के लिए लिखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद फोर्थ में लिखेंगे कन्याकुमारी। अगले में लिखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और फिर लिखेंगे, अगले का लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। सातवें में लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम। पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और इसी प्रकार से 8वें में लिखेंगे गुजरात। और 9वें में लिखेंगे पाक जल संधि। और 10वें के लिए लिखेंगे द्वीप और दमन, दादर और नगर हवेली, पंडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस प्रकार से आपके इन सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे बच्चों। इसके साथ साथ आगे आप देख सकते हैं मानचित्र यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप अपनी पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। और इसके बाद आपको करना है यहाँ पर परियोजना कार्य, और इसके लिए आप देख सकते हैं प्रश्न आपका, अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, उसका विस्तार आप अक्षांश और देशांतर में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रेशम मार्ग के बारे में सूचना एकत्र कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि किन नई विकास योजनाओं द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के मार्ग विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप
इसका उत्तर भी आप स्वयं से करेंगे, लेकिन कुछ संकेतों के साथ। आप याद रखें, निम्नलिखित संकेत आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे कि रेशम मार्ग चीन एवं भूमध्य सागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता था। अतः 1877 में फर्डिनेंड वान रिक्टाफेन नामक एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। पारंपरिक रेशम मार्ग पूर्व एवं पश्चिम के बीच संबंध के कारण विकसित हुआ, जिसने सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। हाल के वर्षों में रेशम मार्ग एक बार पुनः समुद्री मार्ग एवं थल मार्ग दोनों से प्रयोग किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए सूचना एकत्र कर सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।